हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। और अब उस सेशन का वक्त आ गया है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि अब देश की दिशा क्या रहने वाली है। मजदूरों के पलायन से लेकर, राजमार्ग से लेकर यानी सड़कों से लेकर, उन तमाम उद्योगों में किस तरीके से अब माहौल बनेगा, या प्रोडक्शन होगा या कामकाज होगा, ये आप जानना चाह रहे होंगे। जेब का सवाल है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सड़क एवं परिवहन मंत्री और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी साहब जुड़ चुके हैं। नितिन गडकरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूं। अभी आपका जन्मदिन गया है, हालांकि लॉकडाउन में गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद उस खास दिन की। लेकिन पहला सवाल नितिन गडकरी साहब जो आज मेरा है वो ये है, आपने लंबी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, लेकिन आज की तारीख में उन सड़कों पर गाड़ियां नहीं, मजदूर चल रहे हैं। नितिन जी, मजदूर जब अपने घर चले जाएंगे तो उद्योगों का चक्का बंद हो जाएगा, और उद्योगों का चक्का बंद हो जाएगा तो ना आप जी पाएंगे, ना हम जी पाएंगे, ना आम आदमी। ये गैप कैसे फिल होगा? देखो, पहली बात तो ऐसे कि मजदूर जो पैदल रोड पर निकले हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका कारण यह है कि उनके मन में डर है, फियर है, और कोरोना वायरस के बारे में जो डर पैदा हुआ उसके कारण मुंबई में जो काम कर रहे थे मजदूर वो पटना और लखनऊ की तरफ पैदल निकल गए, यानी ये डर और फियर पैदा हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बात मानता हूं कि चाहे सरकार हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल वर्कर हो, हम सबको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है कि जो लोगों के मन में डर है, फियर है, उसको दूर करके पॉजिटिविटी निर्माण करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करना, ये काउंसलिंग करके साइकोलॉजिकली बहुत आवश्यक है, और इससे निश्चित रूप से परिणाम होगा। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है वो केवल माइग्रेंट लेबर के भरोसे नहीं है। हर इंडस्ट्री में 10% से 20% तक लेबर बाहर से है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी एनएचआई के हमारे काम भी शुरू हुए हैं, तो इनमें से सभी मजदूर चले नहीं गए, पर बड़े प्रमाण पर मजदूर चले गए, और जो रुके थे वो भी जाने के मूड में थे। पर जैसे हमने कोरोना के डिसिप्लिन को मेंटेन करके कार्यों का शुभारंभ किया है, जैसे एनएच में 90 तक के रोड के काम चालू हो गए, हमारे पोर्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया, हमारा ट्रक और ट्रांसपोर्ट जो है 80% रोड पर आ गया, तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक गति आई है। और मुझे लगता है कि अब जो बाहर गए हुए लोग जो राज्य में मजदूर चले गए वो भी हमारे राज्यों में इसलिए आए थे, वो मजबूरी से आए थे रोजगार के लिए। अब उनके गांव, जिले में और राज्य में आज अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो उन्होंने फिर से ये जताया कि हमें वापस आना है, तो वहां के कलेक्टर और यहाँ के कलेक्टर कोऑर्डिनेट करके उनको लाने की भी व्यवस्था हो रही है। ये संकट का समय है, मुझे लगता है कि हम संयम के साथ, संवेदनशीलता के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिविटी के साथ आत्मविश्वास को निर्माण करें और इस संकट का सामना करें। यह आज समय की आवश्यकता है। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमें और कोरोना के बारे में जो राज्य सरकार और भारत सरकार के गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके साथ चलना होगा। उसके सिवा दूसरा कोई इलाज आज हमारे सामने नहीं है। नितिन साहब, लेकिन ये क्या आप मानेंगे कि मजदूरों का डर की वजह से वहां पर अपने गांव चले जाना और वापस उनको लेकर आना, कोरोना का टाइम है, ये वो वक्त है जब वहां जाएंगे तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होंगे, फिर जब यहाँ आएंगे तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, उसको कैसे फिल किया जाएगा? फिर देखिए, हमको अभी इन सब समस्याओं के कुछ जवाब ढूंढने पड़ेंगे। अभी एक साइंटिस्ट ने एक टिकली तैयार की है, जैसे महिलाएं लगाती ना, और वो टिकली आप लगाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो लाल कलर का टिकली का कलर पीला हो जाता है, तो तुरंत तो आइडेंटिफाई होता है। तो अभी मैंने सुना कि दुबई के सरकार ने यह तय किया कि हर मजदूर वो टिकली लगाए
अगर पीला हो गया तो उसको बाजू करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि एक तरफ कोरोना का संकट भी है और दूसरी तरफ आर्थिक संकट भी है। बेचारे अपने रोजगार के कारण भी दुखी है और इसलिए ज्यादा दिनों तक इस प्रकार की स्थिति रहे तो बेचारे रोजी रोटी कहां से करेंगे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, ये भी समस्या है। तो अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कोरोना के बारे में जो 3 बातें आवश्यक है। एक तो बाहर निकले तो मास्क लगाना, दूसरी बात 2 मजदूरों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, तीसरी बात ऑफिस और इंडस्ट्री में जाते समय सैनिटाइजर से हाथ धोना। और कुछ जगह फैक्ट्री वालों ने, जैसे टीवीएस वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने चेन्नई में अपने फैक्ट्री में मजदूरों की रहने की और भोजन की व्यवस्था की है और 1-1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके उन्होंने काम चालू किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ जगह पर हमको इसी प्रकार से जो भी व्यवस्था हो सकती है उसमें इंडस्ट्री वालों ने भी कुछ मार्ग निकालना चाहिए और उसमें आगे जाना चाहिए। एक बात मैं आपको कहूंगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के साथ जीने की पद्धति हमको विकसित करनी होगी और उसके लिए आज तक जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमको इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन लाकर उस हिसाब से जीना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी, आप जिस टिकली की यानी टिक्की की और बिंदी की बात कर रहे हैं, कल एबीपी न्यूज़ ने ही इनफैक्ट वो खबर घंटी बजाओ कार्यक्रम में दिखाई थी। मुंबई की मेयर है किशोरी पेडनेकर, उनसे भी इस मसले पर बातचीत हुई थी। ये इस तरीके की जो पहल है वो होनी चाहिए और वो बेहतर होगी न सिर्फ रूरल इंडिया के लिए पर अर्बन इंडिया के लिए भी। लेकिन ये जो बात अभी आप कह रहे हैं कि अब हमें द आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, नितिन गडकरी साहब, एक मुझे नहीं पता आपके पास वो व्हाट्सएप की तस्वीर आई कि नहीं आई, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, उसमें खाली प्लॉट है नितिन गडकरी साहब और एक लाल कलर का दरवाजा है, कोई बाउंड्री नहीं है और इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि देश की सरकार ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं, बस सामने एक गेट लगा दिया है। क्या आपको भी लगता है कि इतनी ढील की आवश्यकता है, वो भी तब जब हम सच में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख पाए हैं? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ग्रास रूट पर मैं अभी नागपुर में हूँ। अभी लगभग दुकानों के लिए लोग 1-1 मीटर का डिस्टेंस करके लाइन में खड़े हैं। सब्जी बाजार में भी डिस्टेंस मेंटेन करके सब्जी खरीद रहे हैं। इतना नहीं तो मैंने अभी आपके थोड़ी देर के पहले केरल की तस्वीर देखी कि दारू के दुकान में भी लोग लाइन से खड़े होकर अपना खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें इस समय ये देखो ऐसी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ अगर हम ढिलाई बरते और अगर नियमों का पालन नहीं करें और कोरोना वायरस ने अटैक किया तो हमारा नुकसान होगा। दूसरी ओर ऐसा है कि हम लोग बचने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लाए तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याएं खड़ी हो रही है। तो बिटवीन द लाइन दोनों बातों का ठीक प्रकार से समन्वय निकालकर हमें कोरोना का संक्रमण ना हो और दूसरी ओर हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी हम रेगुलराइज करें, यही वे आउट है। मुझे अभी इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता। मुझे लगता है यही समझकर चलना होगा। पर जिस दिन अगर हमारे यहाँ ये वैक्सीन आ जाएगा और हमने एक बार वैक्सीन ले लिया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कोई चिंता करने के कारण नहीं, कोरोना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो फिर निश्चित रूप से हमारा लाइफ रेगुलराइज हो जाएगा और 1-8 महीने में वैक्सीन आएगा, ऐसा मैं होप करता हूं, क्योंकि हमारे देश में और दुनिया के अनेक देशों में काफी प्रयोग सक्सेसफुली हुए हैं और जल्दी ही इस प्रकार का संशोधन आगे आएगा और वो अगर आ जाएगा तो वो पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए एक वरदान होगा। क्योंकि ये जो वायरस है ये नेचुरल वायरस नहीं है, क्योंकि नेचुरल वायरस जितने आते हैं उसके वैक्सीन तैयार है। ये अचानक आया हुआ वायरस आर्टिफिशियल है और इसलिए इसका वैक्सीन किसी के पास नहीं है। अब इसके ऊपर संशोधन हुआ है और जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये आ जाएगा तो फिर हमारी समस्या एकदम समाप्त होगी। अच्छा, अभी जीडीपी का आंकड़ा आया नितिन गडकरी साहब, जब आप बस इस कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे होंगे तभी आंकड़ा आया था 19-20 का। तो पिछले वित्तीय वर्ष में जीडीपी सिर्फ 4.2 की रफ्तार से बढ़ पाई है, जबकि 2018 और 19 में 6.1% की रफ्तार से थी। कल आप कई बिजनेसमैन से बातचीत भी कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नितिन गडकरी साहब। एक सीआईए का सर्वे जो है वो भी आया है। सीआईआई के सर्वे में सीईओ से
बात की गई और उसमें ये कहा गया है करीब 45% सीईओज ये कह रहे हैं कि 15 से 30% कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ेगी, नितिन गडकरी साहब। और इनमें से 66% जो हैं वो एमएसएमई क्षेत्र के ही सीईओ हैं। नितिन गडकरी साहब, आज जो अभी टीवी देख रहा है, आप यकीन मानिएगा, आप खुद मंत्री हैं, आप इस बात का एहसास कर रहे होंगे, हर किसी को खौफ है कि मुझे नहीं पता मेरी नौकरी रहेगी कि चली जाएगी, मुझे नहीं पता कि जो सैलरी मुझे मिल रही है उतनी हाथ में आएगी कि नहीं आएगी, और वो भी तब जब हालात इतने खराब हैं। देखो, पहली बात तो ऐसे कि आप जो कुछ कह रही है उस प्रकार की बातों में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कहना यानी गैर होगा। ये जरूर है कि उद्योजक, इंडस्ट्री वाले डरे हुए हैं। 3 महीने से उनका टर्नओवर नहीं हुआ है, 2-2, 3-3 महीने कुछ लोग तनख्वाह भी नहीं दे पाए हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से मजदूरों को कम करने के बारे में मीडिया हाउस से लेकर उन्होंने भी कुछ लोगों को कम किया और सब जगह पर यह शुरू है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने 3 महीने बहुत कठिनाई से आपने समय गवाया, समय गया है, बीता है। सरकार ने एक बड़ा पैकेज दिया है और मैं ये मानता हूं कि ये संकट है और निश्चित रूप से कठिन है। ये संकट सामान्य नहीं है, पर इस पे जीतना असंभव नहीं है, संभव है। और मैं ये मानता हूं कि अब इस 1 महीने में धीरे धीरे हम अपने कारोबार को चालू करें, और कारोबार चालू करने के बाद मुझे लगता है, मैं ये पॉजिटिवली सोचता हूं कि ये संकट भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हमारी इंडस्ट्री 1-8 महीने में काफी कुछ नियमित होने की संभावना है। शायद हमको लोगों को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिचुएशन बदल रही है, चाइना के प्रति जो एक प्रकार की भावना पैदा हो रही है कि चाइना से आर्थिक व्यवहार नहीं करना। जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जापान की जो भी इन्वेस्टमेंट और लोगों की, जापान की इंडस्ट्री, जापानी लोगों की चाइना में, वो अगर चाइना के बाहर निकलते तो उनके लिए बड़ा पैकेज उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है पूरा विदेश, पूरे दुनिया के देश अब चाइना के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते। ऐसे स्थिति में इंडिया यही ऑप्शन है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ये सबसे बड़ा मार्केट है, स्किल्ड मैन पावर है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, और बड़े प्रमाण पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग हमारे आएंगे, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले महीने, 1.5 महीने से बदलने के लिए शुरुआत होगी। पर मैं ये पॉजिटिव बात कहते समय मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूं कि ये समय बहुत कठिन है, बहुत गंभीर है, और हमको इसमें से बात करने के लिए आगे जाने में भी बहुत मुश्किल है, पर यह असंभव नहीं है। हम सब लोग मिलकर इस पे जीत सकते हैं, और इसलिए पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम लोग निश्चित रूप से इससे जीतेंगे। और अभी मैं अनुरोध करूंगा सभी उद्योजकों को कि अभी और 1 महीना रुक जाइए, ऐसी कोई कार्रवाई मत करिए। 1 महीने में आपकी फैक्ट्री 100% नहीं, पर 65 से 70% तक प्रोडक्शन में आ जाएगी, और अगले महीने में उसके बाद आ जाएगी। तब तक थोड़ा सा इसमें हम लोग सब अपने परिवार के लोग समझकर इनको इस प्रकार से नौकरी से निकालने की बात ना करें, ये मेरा उनसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। मैं हर बार कहता हूं, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मुझे लगता है कि हमने बेस्ट के लिए थिंक करना चाहिए, और मुझे लगता है, मेरा आत्मविश्वास कहता है कि जो निश्चित रूप से आने वाले 1 महीने में 65 से 70% प्रोडक्टिविटी आएगी, और उसके बाद में हम काफी रेगुलराइज हो पाएंगे। तब तक वैक्सीन आ जाएगा, और ये पूरी कोरोना वायरस की जो आर्थिक समस्या इसके कारण तैयार हुए विश्व में, उसके कारण भारत को निश्चित रूप से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडस्ट्री के लिए है, हमारे निश्चित रूप से एमएसएमई के स्मॉल इंडस्ट्री को भी है, और इसमें अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल आ सकता है। मैं आपको अभी बताता हूँ, कल ही रात को हमारे NHI ने एक फॉरेन बैंक के साथ उन्होंने हमको अप्रूवल लेटर दिया है, एक बड़ा लोन वो हमको दे रहे हैं। तो ये आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रही है, आएगी, और मैं मानता हूं कि उससे निश्चित रूप से हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो हमारा चक्र गति से फिरेगा, और हमको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अगर और 1 महीना संयम अगर रखेंगे, तो मुझे लगता है हम इस धैर्य के साथ इस संकट का सामना करके इसमें से बाहर निकल पाएंगे, और इसलिए किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। यही मेरा हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सबसे अनुरोध है।
हम भी यही उम्मीद करते हैं और हम भी यही निवेदन उन तमाम लोगों से करते हैं कि सब्र इस वक्त सबसे बड़ा हथियार भी है, औजार भी है और गहना भी है। लेकिन नितिन गडकरी साहब, आप बहुत साफगोई से बात रखते हैं और बहुत ईमानदारी से, और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ बगैर लाग लपेट के, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार का, केंद्र सरकार का क्या है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज? देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर मुझे थोड़ा बहुत आर्थिक क्षेत्र के इसमें संबंध आया और मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिग्री भी ली है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है आज की स्थिति में एक ही उपाय है कि मार्केट में लिक्विडिटी आना। देखिए, लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर को बढ़ाना। अब इसलिए 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने पैकेज दिया है। 20 लाख करोड़ भारत सरकार का बजट और राज्य सरकार के बजट से देश के अपने सिस्टम में आएंगे। 10 लाख करोड़ की पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा पैसा जब मार्केट में आए तो पैसा चुपचाप नहीं बैठता, वो मेरे जेब से निकलता है। जैसे मैं होटल में जाऊंगा, रेस्टोरेंट में बिल दूंगा तो रेस्टोरेंट वाला सब्जी और किराना खरीद कर उसके पैसा देगा, वो जो पैसा उसको मिलेगा वो जाकर और कुछ कपड़े खरीदी करेगा। तो पैसा ये हर समय घूमते रहता है। तो अगर एक बार अगर ये लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आवश्यक है, इसलिए हमने सरकार में ऑलरेडी निर्णय किया। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मैंने निर्णय किया है कि भाई इस 2 साल में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर हम 15 लाख करोड़ के रोड के काम कम से कम अवार्ड करेंगे। ये हमने, हमारा ये टारगेट है, ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, पर ये हम लोग कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से रेलवे है, पावर सेक्टर है, शिपिंग है, पोर्ट्स है, एविएशन इंडस्ट्री है, सब जगह अड़चने भी है। हम जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल लाएंगे उतना रोजगार निर्माण होगा, उतना स्टील सीमेंट का खपत होगी। आज ही मैंने स्टील वालों के साथ, देश के सभी उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। मैंने उनको सुझाव दिए कि स्टील की खपत बढ़ाने के लिए हम ये मदद आपको कर सकते हैं। सीमेंट हम खरीदते 40% रोड बनाने के लिए। स्वाभाविक रूप से इससे वो इंडस्ट्री चालू हो जाएगी तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा चालू होता है, इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में पैसा चाहिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना में जो 35 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोले थे उनके अकाउंट में पैसा जमा किया है ताकि वो पैसा स्पेंड करें। ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करना ये आज आवश्यक है, उसके सिवाय इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार से हमारा जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, इसमें 3 प्रकार का डिवीजन है। पहला जो हमारा है 8 से 12% एग्रीकल्चर से आता है, 22 से 24 मैन्युफैक्चरिंग से आता है और 52 से 54% हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। तो ये 22 से 24 जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं एमएसएमई का मंत्री हूं। हमारा देश के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन है। 48% देश का एक्सपोर्ट एमएसएमई करती है और 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं। और जो विलेज इंडस्ट्री करके है, जो गांव में है, खाद्य ग्रामोद्योग और बाकी, उसका टर्नओवर पिछले साल का 88,000 करोड़ है। हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस 2 साल में ये टर्नओवर 5 लाख करोड़ हनी का होगा, ब्लू इकोनॉमी होगी। अभी सरकार ने 20,000 करोड़ दिए, हनी को 500 करोड़ दिए। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार निर्माण करें, शहरी क्षेत्र में भी रोजगार निर्माण करें और लोगों की खर्चा करने की शक्ति, क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाए। उससे ही इकोनॉमी का व्हील जो है वो एक्सेलरेट होगा, और वही करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सरकार इसके लिए पूरी ताकत लगाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताता हूं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 20 लाख करोड़ का पैकेज इस परिस्थिति में दिया है। मुझे लगता है राज्य सरकार भी कुछ दे रहे हैं। इन सब को इकट्ठा करके इसका मिला जुला इफेक्ट होके हम सर्वाइव भी होंगे और ग्रोथ रेट भी बढ़ते जाएगा। नितिन गडकरी जी, राहुल गांधी 2 चीजें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आप सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए 7,500 रुपए उन तमाम गरीबों के, उन मजदूरों के और उन जरूरतमंदों के। क्या सरकार 7,500 रुपए ट्रांसफर करने के उस मुकाम पर है या फीजिबल है, किया जा सकता है, कर रही है? देखिए, आप देखिए, एक बात करिए कि सरकार ने अनाज के भंडार खोल दिए हैं। अब ये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबर अपने गांव में जाएगा, वहां उसके राशन के दुकान में जाकर उसको 2 रुपए किलो से अनाज मिल जाएगा। और एक प्रकार से ये हमने उसको एक प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करा कर दी है।
फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना में पैसे जमा किए, और जो ईपीएफ के बारे में बात करते हैं तो मई तक हमने कहा है कि केवल 10% इंडस्ट्री वालों को भरना है, बाकी पैसा जो है उसके लिए करीब 7,000 करोड़ हम सरकार की तरफ से भरने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने लेबर के लिए भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब ऐसा है कि आखिर उनका जो भाव है कि लोगों को पैसे देने से लोग खर्चा करेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, वो इस स्पिरिट में हम भी काम कर रहे हैं। और आज मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए अलग अलग प्रकार की उपाय योजना सभी विभागों के द्वारा चल रही है, और मुझे लगता है इसके परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ, क्योंकि आप लगातार एक ये पूरा क्वार्टर निकल जाने का संकेत दे रहे हैं और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे, क्या क्वार्टर बस इसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद आपको लगता है हम बेहतर ट्रैक पर होंगे? देखिए, लड़ाई है, और मैं आपको मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं जब स्टूडेंट लीडर करके काम करता था तो हमारी पार्टी हर चुनाव में हारती थी। तो एक दिन मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं तो जो होगा सो होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब मेरे एक मित्र ने, जो फॉरेन पढ़ने के लिए गया था, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के रिचर्ड निक्सन के एक जीवनी को मुझे दिया था। और वो वाटरगेट के कारण, आपको याद होगा उस समय 75 का टाइम है, वो बहुत अड़चन में आए थे और उनको वॉशिंगटन में रहने के लिए जगह भी लोगों ने नहीं दी थी। तब उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें एक सुंदर वाक्य था, उनकी मनस्थिति का वो वर्णन था कि मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध हारने के बाद कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता, युद्धभूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो ये युद्ध है, लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। हमें भागना नहीं है, हमें आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास और अहंकार दो शब्दों में अंतर है। मैं पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ दोनों लड़ाई हमको जीतनी है। यही भाव देश के सभी लोगों में, स्टेक होल्डर में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सोशल एनजीओज हो, चाहे किसी जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी के हो, हमको सबको मिलकर देश के लिए लड़ना है। यही फीलिंग होगा तो मैं विश्वास के साथ बताता हूं, ये दोनों लड़ाई हम जीतेंगे, इसमें से बाहर निकलेंगे और हमारा आर्थिक चक्र गति से शुरू हो जाएगा। नितिन गडकरी साहब, आप कह रहे हैं कि पूरी पॉजिटिविटी से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अहंकार के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, वो आपके पैकेज को क्रूर मजाक बुलाता है। विपक्ष ये कहता है कि ये जो आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, ये सिर्फ ढकोसला और कुछ भी नहीं है। पी चिदम्बरम कहते हैं कि मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। मंत्री सीतारमण का कहना है कि वही एमएसएमई 45 लाख की संख्या को 3 करोड़ रुपए का बिना जमानत ऋण देगी। तो ऋणदाता कौन होगा, उधारकर्ता कौन होगा, और ऐसे तमाम सवाल किए जा रहे हैं। क्या इन सवालों के जवाब आपके पास है, सरकार के पास है? बिल्कुल 100% है। पहली बात तो ऐसी है कि जो निर्मला जी ने पैकेज दिया है 3 लाख करोड़, जिनका टर्म लोन 25 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ का है, ऐसे सब लोगों को 20% बढ़ाकर देने के बारे में विदाउट कोलैटरल गारंटी, यह पैसा भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने ऑर्डर दिया है, बैंकों में उपलब्ध है। और मैं नागपुर में हूं, मेरे अभिनंदन करने के लिए लोग आए, बैंकों के मैनेजर ने बुलाकर लोगों को पैसा दिया है। दूसरी बात, चिदम्बरम जी बहुत सीनियर लीडर है, मुझे दुख है कि उन्होंने मेरे वाक्य को गलत इस्तेमाल किया। मैंने यह कहा था कि भारत सरकार और भारत सरकार के अंडरटेकिंग, राज्य सरकार और राज्य सरकार की अंडरटेकिंग और प्राइवेट इंडस्ट्री, इनके पास टोटल 5 लाख करोड़ अंदाजन अप्रोक्सीमेटली ये एमएसएमई के जो पेमेंट्स है, ये पैसा पेंडिंग है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पैकेज में निर्णय किया कि भारत सरकार के जो जितने मंत्रियों के विभाग है, हमारी मिनिस्ट्रीज है, और जितने हमारे अंडरटेकिंग है, वो 45 दिन के अंदर उनके पैसे दे दें। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप भी स्टेट में यह निर्णय करिए, और मैं लगातार 14 करोड़ लोगों तक इस समय एक महीने में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलाओ, सब उद्योगपतियों को मैंने प्रार्थना की कि कुछ भी करके एमएसएमई का पैसा पहले दीजिए। अब मुझे बताइए कि मैंने कही हुई बात 3 लोगों के लिए थी, भारत सरकार के अंडरटेकिंग, राज्य सरकार के अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर। तो वो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया उन्होंने
राज्य सरकार को छोड़ दिया और भारत सरकार के 5 लाख करोड़ मेरे मुंह में डालकर गलत स्टेटमेंट दिया। ये पूरा रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। मुझे लगता है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, मैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र के विधान परिषद में। तो ये आदत होती है कि स्टेटमेंट निकलने के पहले और बजट आने के पहले ही लोग अपने रिएक्शन तैयार करते कि क्या बोलना है। और विरोधी पक्ष जो होता है, अगर वो कई सरकार को सपोर्ट करता है तो आप मीडिया वाले लोग तुरंत कहते हैं कि इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष को मैनेज किया। तो हर आदमी विरोध में बोलता है। तो मुझे लगता है ये बयान जो है वो विपक्ष में होने के कारण, मजबूरी के कारण वो उन्होंने किया होगा। सच्चाई वो भी समझते होंगे। पर मैं राहुल गांधी जी को और चिदम्बरम जी को यही कहूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, हम लोग मिलकर इस दोनों समस्या का सामना करेंगे। इसमें बाहर आने के बाद आपको लोकतंत्र है, आपको जो राजनीति करना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता की अदालत में जाइए, अगर जनता आपको साथ देती तो आप आइए, हमें देती तो हम देंगे। पर अब इस समय ये समय राजनीति करने का नहीं है, इतना ही मुझे लगता है। नितिन गडकरी साहब, वक्त की कमी है लेकिन मैं चाहती हूं कि दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ लूं, मौजू हैं आज के वक्त में। पहला तो सवाल ये है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को कहते फिर रहे हैं कि उनका मूड बड़ा खराब है चीन को लेकर। मुझे लगता है ऐसी संवेदनशील बातों को कोई हमारे पास किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। ऐसे समय ऐसी गैर जिम्मेदार बयानबाजी करना गलत है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, ट्रंप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये उनका अधिकार है। ऐसे समय जोड़कर इस प्रकार की बातें करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदारपना होगा। ऐसे विषय पर प्रतिक्रिया देना भी मैं उचित नहीं समझता। हमारे प्रधानमंत्री बहुत समझदार है, जागरूक है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पिछले 5-6 साल में यशस्वी हुए। दुनिया में उन्होंने, उनकी प्रतिमा बहुत अच्छी हुई है और इसलिए अगर उन्होंने, उनके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई बातचीत का रिकॉर्ड है तो बात कहे। अन्यथा ऐसे संवेदनशील, जहां दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों का विषय होता है, ऐसे समय किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई गैर जिम्मेदार बयान देना उचित नहीं है। मैं लॉकडाउन 5 को लेकर आपकी राय जानना चाहती हूँ। नितिन गडकरी क्या सोचते हैं लॉकडाउन 5 को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने पूरे राज्यों के सचिवों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हर समय हर मुख्यमंत्री से बात करते हैं। इसके बारे में वो उचित निर्णय करेंगे। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारे कुछ शिथिलता भी आएगी तो भी हमको, जब तक कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन नहीं मिलता तब तक कोरोना के साथ जीने का, आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, हमको वही जीवन सीखना होगा और हमको संभलना होगा कि कोरोना का संक्रमण न हो। और हमारे नियमित लाइफ में जो जो आवश्यक चीजें हैं, हमारा रोजगार है, हमारा उद्योग है, व्यवसाय है, उसको भी चलाना होगा। और ये धीरे धीरे दोनों बातों के बीच में से मार्ग निकाल कर जाना होगा। उसके सिवा तीसरा कोई ऑप्शन तो मेरे सामने दिखता नहीं। पर इसके बारे में ऑफिशियल निर्णय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करेंगे और उसके ऊपर उचित घोषणा करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस जंग का प्लान जो है, ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।